अरविंद पंगड़िया जी की यही दिक्कत है। उनको लगता है कि आज जो हो रहा है, जितने ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन से उनकी जो कमाई हो रही है, बैक डोर से ये सरकार अपने खाते में डाल रही है और उसका बुरी तरीके से इस्तेमाल केवल पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया जा रहा है। ये एक्चुअल क्या है कि ये सब लोग आरएसएस के बंच ऑफ थॉट की पैदाइश है। जो बंच ऑफ हम्म। थॉट कहता है कि आदमी को आर्थिक रूप से और वैचारिक रूप से कभी इतना मजबूत नहीं होना चाहिए कि सवाल उठाने लायक रहे। जी, क्या अगर उन्होंने वेलफेयर पर ध्यान नहीं दिया होता, अफर्मेटिव एक्शन पर ध्यान नहीं दिया होता, तो जो जीवन प्रत्याशा है, मातृ मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, कुपोषण है, हम जिस स्थिति पर खड़े थे, 1943 का फेमाइन देखा था बंगाल ने, पूरे देश की हालत खराब थी। अंग्रेजों ने 200 साल तक शोषण किया था, इसके बाद एक देश को खड़ा करना था, तो उसको कैसे खड़ा करना चाहिए? क्या ये मॉडल सही नहीं था? मुझे लगता है कि ये मुद्दा जो है विकास की अवधारणा को लेकर के है। मुद्दा ये है कि जी, हम किसे विकास मानते हैं। पहली बात तो बिल्कुल। ये मूल सवाल यही है कि विकास हम किसे मानते हैं। तो जो हम्म। पनगड़िया साहब कह रहे हैं, उनकी नजर में जो विकास है, उनकी नजर में जो विकास है वो वही विकास है कि अर्थ जो है, संपत्ति जो है, शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छी सुविधाएं, ये कुछ हाथों में केंद्रित रहें, या जो जिसे हम हम्म। कह सकते हैं कि विकास का पूंजीवादी मॉडल। ये डिबेट हम्म। आज की नहीं है, ये डिबेट नेहरू के टाइम में भी चल रही थी। तो पनगड़िया हम्म। साहब को आज उनको वो पता नहीं किस किस भारत की बात कर रहे हैं। और ये हास्यास्पद है ये कि नीति आयोग का एक जो टॉप पोस्ट पे काम करने वाला आदमी, वो भारत के बारे में इस तरह की समझ रखता है। हाँ, एक यही है। विकास का मॉडल आपका वो है कि एक फर्जी सड़क पे टोल लगा लेता है और 1.5 साल तक 75 करोड़ रुपए वसूल लेता है। ये नेहरू के समय शायद संभव नहीं था, ये मॉडल है इनका। ये तो एक पकड़ा गया है, अभी पता नहीं देश में न जाने कैसे सैकड़ों चल रहे होंगे ऐसे। सरीला में, हमीरपुर में पत्रकारों को घेर के कमरे में बंद करके न केवल मारा, उनको पेशाब पिलाई, उनके नंगा करके वीडियो बनाए। ये बीजेपी के नेताओं ने किया। सलाम, नमस्कार। मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। आज के अखबार में है मेरे साथ मेरे मेहमान पंकज चतुर्वेदी जी, इंडिया क्लाइमेट चेंज .com के संपादक। पंकज जी, स्वागत है आपका। पंकज जी, पहली खबर हम अरविंद पनगड़िया की उठाएंगे, जो इकोनॉमिस्ट हैं और फॉर्मर नीति आयोग वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इनका एक इंटरव्यू छपा टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि नेहरू का जो समाजवाद है वो आज भी विकास में बाधा बना हुआ है। वो नेहरू के समाजवाद को रिग्रेसिव बता रहे हैं और नेहरू डेवलपमेंट मॉडल को रिग्रेसिव बता रहे हैं। मैंने एक माधवन के पलट का ऐसे पढ़ा है, जिसमें जो वो नेहरूज सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ नेहरूज के जो संपादक हैं, उसमें उन्होंने कहा कि आयरनी ये है कि नेहरू का जो सोशलिज्म का मॉडल था, जो नेहरू जिस काइंड के सोशलिस्ट थे, उससे जो कम्युनिस्ट थे वो उसको इनसफिशिएंट मानते थे। और इनसफिशिएंट। कैपिटलिस्टों को लगता था कि ये लाइसेंस परमिट राज है। जबकि जबकि पैराडॉक्स ये है कि सोशलिस्ट होने के बावजूद नेहरू जी ने कैपिटलिस्ट को मजबूत किया है भारत में। ऐसा नहीं हुआ कि उनके जमाने में कोई कमजोर हुआ है। बस ये अलग बात है कि उनका जो सोशलिज्म का मॉडल था वो वेलफेयर और एफर्मेटिव एक्शन की नींव पर खड़ा हुआ था। शायद ये हो सकता है पनगड़िया साहब को अजीब लग रहा हो, रिग्रेसिव लग रहा हो। नहीं, मुझे लगता है पंगड़िया साहब को ये ज्यादा बुरा लग रहा है कि जो सरकार की आज की बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो जन कल्याणकारी हैं। हम्म। नेहरू के समय से शिक्षा को लेकर, वैज्ञानिक सोच को लेकर, विकास के ऐसे मॉडल जो पर्यावरण और विकास डेवलपमेंट दोनों को बैलेंस करके चलें, और सरकार जो पैसा कमाए उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल उस वर्ग के लिए हो जो अभी सोशियो इकोनॉमिक कमजोर है। हम्म। नेहरू ने कभी भी बड़ी परियोजनाओं का विरोध नहीं किया। भाखड़ा नंगर से लेकर बीएचईएल तक और भिलाई स्टील प्लांट उनकी ही सोच का, नजरिया का देन था। हम्म। चूंकि नेहरू जी चाहते थे कि सत्ता का अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण हो, इसलिए उन्होंने बहुत सारी संस्थाएं बनाई, बहुत सारी। यानी एक किताब को लेकर मैं आपको बताऊं, चूंकि मैं उस व्यवसाय में रहा, किताब को लेकर उनकी सोच थी कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक करे, साहित्य अकादमी साहित्यिक किताबें करे, नेशनल बुक ट्रस्ट जनरल रीडर के लिए किताबें करे। ये ना, ये एक था कि हम अधिक से अधिक संस्थाएं बनाएं, उनको अधिक से अधिक ऑटोनॉमी दे। और ये सभी संस्थाएं सरकार के अंदर नहीं की उन्होंने,
तो अरविंद पंगड़िया जी की यही दिक्कत है। उनको लगता है कि आज जो हो रहा है, जितने ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन से उनकी जो कमाई हो रही है, बैक डोर से ये सरकार अपने खाते में डाल रही है, और उसका बुरी तरीके से इस्तेमाल केवल पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया जा रहा है। भाई बिल्कुल पिछले सही। 5 साल में कई ऐसी संस्थाएं, ऑटोनोमस बॉडी, जिन लोगों ने 400 और 500 करोड़ रुपए साल की किताबें बेची हैं, और उनकी आय की बैलेंस शीट देखो तो आपको लगेगा पैसा गया कहाँ। इस प्रकार से बिल्कुल। इस सरकार ने रिजर्व बैंक से पैसा ले लिया, और रिजर्व बैंक का पैसा उन्होंने प्रचार तंत्र में खर्च कर दिया। पनगड़िया जी की तकलीफ यही है, उनको लगता है ये एक्चुअल क्या है कि ये सब लोग आरएसएस के बंच ऑफ थॉट की पैदाइश है। जो बंच ऑफ हम्म। थॉट कहता है कि आदमी को आर्थिक रूप से और वैचारिक रूप से कभी इतना मजबूत नहीं होना चाहिए कि सवाल उठाने लायक रहे। बिल्कुल तो सही ये बात। झुग्गी में जाकर दिवाली तो मनाते हैं, लेकिन ये कोशिश नहीं करते कि झुग्गी पक्का मकान बन जाए। बिल्कुल। तो ये विश्व। पंगड़िया जी की प्रॉब्लम यही है ना। क्योंकि नेहरू जी की आर्थिक नीति जो थी, या नेहरू जी हम्म। की जो औद्योगिक नीति थी, उसी के आधार पे आज देश खड़ा हुआ है। जब आपके पास में कुछ था ही नहीं, उस पोजीशन में इस तरीके से क्या नेहरू जी के समय टाटा, बिरला या बजाज का उत्थान नहीं हुआ, वही तो वो या कह रहे हैं, डालमिया वही का पलट उत्थान साहब यही नहीं कह रहे हुआ। हैं। पलट साहब यही कह रहे हैं कि लेकिन यही पैराडॉक्स है कि वो सोशलिस्ट थे, और उनके जमाने में सबसे ज्यादा फायदा फायदा कैपिटलिस्ट को हुआ। उन्होंने पहुंचाया, बट दे विल नेवर थैंक हिम। नहीं, लेकिन देखिए उनकी सत्ता, कैपिटलिस्ट जो थे, या देखिए एक सशक्त और बड़े उद्योगी घराने किसी भी देश की ताकत के लिए जरूरी है, बिल्कुल। क्योंकि वो रोजगार भी पैदा करते हैं, हमारा स्वदेशी उत्पाद पैदा करते हैं। पनगड़िया जी से पूछे आप, पिछले 10 साल की सरकार की नीति क्या है? हर चीज आप विदेश से मंगा रहे हैं, यहाँ पे असेंबल कर रहे हैं, और उस पे शेयर का निशान लगा रहे हैं। हमारा पूरा इकोनॉमी केवल सर्विस सेक्टर पे टिकी हुई है। वो मोटरसाइकिल लेके लड़के दौड़ते रहते हैं इस कोने से उस कोने तक, कि मेरा नेगेटिव पॉइंट ना हो जाए, 50% पे काम ना करना पड़े। उसको आप इकोनॉमी कह रहे हैं। और वो जो कंपनियां जो कमा रही हैं, स्विगी या जोमेटो, किसकी कंपनियां, क्या देशी कंपनियां हैं वो? कि ये जो टिकटॉक पे रोक लगाएंगे और बोलेंगे देखो हमने चाइना की खाट खड़ी कर दी, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। आज आज आप इस पोजीशन में हो कि अमेरिका ने आपकी 19 कंपनियों पे रोक लगा दी, उसमें से एक कंपनी वो है जो सीधे डीआरडीओ के लिए काम करती है। हम्म। तो ये आपका इकोनॉमिक मॉडल है। आपका इकोनॉमिक मॉडल ये है कि जो पूंजी है वो 2 या 3 लोगों के हाथ में होगी। और नेहरू का मॉडल ये था कि पूंजी, जो बड़े कैपिटलिस्ट है, 12, 15, 20 डेवलप हो, हम्म। 25 डेवलप हो। वीओसी चिदम्बरम पिल्ले की जो परंपरा थी, जिसके अंदर उन्होंने जहाज रानी को शुरू किया है, सब किया किन किन लोगों के कॉन्सेप्ट से आगे चल के आया है। बैंकिंग सेक्टर किन लोगों के कारण, किस नक्शे से उभर के आया था। बात तो आपकी सही, पर ये लोग तो सारे सिस्टम को फेल्योर मानते हैं। विश्व दीपक, हम लोग नेहरू के समाजवाद पर जो अरविंद पनगड़िया साहब की जो टिप्पणी है, उनकी एक किताब आई है ना, द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल। उन टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका एक इंटरव्यू छपा है जिसमें वो कह रहे हैं कि नेहरू का समाजवाद जो है आज भी विकास में बाधा है। तो आप जरा सोचिए कि अगर उन्होंने वेलफेयर पर ध्यान नहीं दिया होता, अफर्मेटिव एक्शन पर ध्यान नहीं दिया होता, तो जो जीवन प्रत्याशा है, मात्र मात्र मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, कुपोषण है, हम जिस स्थिति पर खड़े थे, 1943 का फेमाइन देखा था बंगाल ने, पूरे देश की हालत खराब थी। अंग्रेजों ने 200 साल तक शोषण किया था, इसके बाद एक देश को खड़ा करना था, तो उसको कैसे खड़ा करना चाहिए था? क्या ये मॉडल सही नहीं था? उनकी नजर में ये मॉडल सही नहीं है। और एक चीज और बताऊं आपको कि अरविंद पनगड़िया साहब वही हैं जो नहीं चाहते थे कि 2015 का जो पेरिस समझौता है उसको रेटिफाई करे भारत। रेटिफाई किया। ये तो मोदी जी ने जबरदस्ती उसको रेटिफाई किया, या हो सकता है कि अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ा हो, पर एज ए नीति आयोग वाइस प्रेसिडेंट वो कभी नहीं चाहते थे कि रेटिफाई हो। विश्व दीपक। जी, थैंक यू कुणाल भाई। देखिए, मुझे लगता है कि ये मुद्दा जो है विकास की अवधारणा को लेकर के है। मुद्दा ये है कि जी। हम किसे विकास मानते हैं। पहली बात तो बिल्कुल। ये मूल सवाल यही है कि विकास हम किसे मानते हैं।
तो जो हम्म पनगड़िया साहब कह रहे हैं, उनकी नजर में जो विकास है, उनकी नजर में जो विकास है, वो वही विकास है कि अर्थ जो है, संपत्ति जो है, शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छी सुविधाएं, ये कुछ हाथों में केंद्रित रहें, या जो जिससे हम हम्म कह सकते हैं कि विकास का पूंजीवादी मॉडल। ये डिबेट हम्म आज की नहीं है, ये डिबेट नेहरू के टाइम में भी चल रही थी। इनफैक्ट नेहरू के टाइम में ये डिबेट बहुत तीखी थी, बहुत ज्यादा तीखी थी, क्योंकि 1917 में सोवियत संघ की क्रांति हो चुकी थी और लेनिन के बाद स्टालिन सत्ता में आ चुके थे 50 तक। तो जिस समय नेहरू जी का देहावसान हुआ, जिसे हम या इंडियन हिस्ट्री में जिसे हम नेहरू युग कहते हैं, उस समय ये हम्म डिबेट बहुत ज्यादा तीखी थी पूरी दुनिया भर में कि हमारे विकास का मॉडल इस क्या हो, हमारा विकास का मॉडल सोशलिज्म हो या हम्म कैपिटलिज्म हो, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड, जो कि दैट वाज लेड बाय द अमेरिका, या अमेरिकन मॉडल हो। तो हम्म हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, नेहरू थे, जो या उनके समय के जो लोग थे, उन्होंने ये तय किया कि भारत जैसे विशाल देश में या जटिल देश में कोई भी एक मॉडल को थोपा नहीं जा सकता, ना ही एक मॉडल यहाँ सक्सेसफुल हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पूंजीवादी विकास के लिए जो औद्योगिकीकरण चाहिए था, इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए था, वो हमारे देश में नहीं हुआ था, या ना होने पाने की संभावना थी, क्योंकि देश 200 सालों से गुलाम था, इसको भयंकर तरीके से लूटा गया था। उसके लिए जो मैन पावर स्किल चाहिए वो हमारे पास नहीं था। तो हम पूंजीवादी मॉडल को भी हम नहीं ले सकते थे। और देश में जो गरीबी थी, गुर्बती थी, अशिक्षा थी, उसको दूर करने के लिए हमें एक वेलफेयर स्टेट की भी जरूरत थी। इसीलिए नेहरू ने या उस दौर के तमाम लोगों ने एक मिश्रित बीच का रास्ता चुना। इसमें से उन्होंने कहा कि जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स है, वो प्रतिभा है, पैसा है, पूंजी है, तो उसको भी विकास का मौका मिलेगा। लेकिन जो लोग समाज हम्म में पीछे छूट गए हैं, उनको स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको पकड़ करके आगे लेकर के आएगा, उनको शिक्षा देगा, सुविधाएं देगा। और यही वजह है कि आज देश में जो भी 6% 7% की जीडीपी के लोग हाँकते हैं और तमाम विकास की बातें करते हैं और अडानी अंबानी तैयार हुए हैं, ये उसी वेलफेयर सोच के तहत ही कहीं ना कहीं इनको भी मौका मिला है। तो पनगड़िया हम्म साहब को आज उनको वो पता नहीं किस किस भारत की बात कर रहे हैं। ये उनको उनसे ये पूछा, असल में पता नहीं, मैंने इंटरव्यू पढ़ा नहीं है, मैं होता तो उनसे जरूर हम्म पूछता कि आप ये जो बात कह रहे हैं कि भारत के विकास में बाधा बना, तब वो कौन सा भारत है, आप किस भारत में रह रहे हैं, पहले तो आप ये बताइए मुझे। तो ये उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए था। और ये हास्यास्पद है ये कि नीति आयोग का एक जो मतलब टॉप पोस्ट पे काम करने वाला आदमी, वो भारत के बारे में इस तरह की समझ रखता है। आप ये सोचिए पंकज जी कि एक आदमी जो 70 साल बाद के भारत को देख रहा था, आजादी के 70 साल बाद के भारत को देख रहा था, नीति आयोग जैसी मजबूत बॉडी का जिसको वाइस चेयरमैन बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया, वो आदमी 2 साल तक ये नहीं झेल सका कि सरकार उसकी बात नहीं सुन रही है और वो अपने रिफॉर्म नहीं लागू कर पा रहा है। 2 साल तक, सिर्फ 2 साल तक, 200 सालों तक जो भारत गुलाम रहा, 200 सालों तक जिसको अंग्रेजों ने शोषित किया, उस भारत की नींव खड़े करने वाले व्यक्ति पर सवाल उठा रहा है कि वो कितना बेचैन रहा होगा, उसकी कितनी मजबूरियां रही होंगी। लोगों को खाना देना था, लोगों को कपड़े देना था, शेल्टर देना था, वॉर हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। उस आदमी की मजबूरियां उसको नहीं समझ में आ रही, उसको लग रहा है कि मॉडल ही गलत उन्होंने अपना लिया। एक्चुअल क्या है कि जब कभी कोई लेखक, कोई नेता, कोई विचारक समसामयिक मुद्दों से निगाह मोड़कर भी चर्चा में रहना चाहता है, तो वो इतने अतीत में चला जाता है कि उसको लगता है कि उस अतीत का जवाब देने वाला व्यक्ति तो जिंदा है नहीं, हम्म तो हम कुछ भी बोल लें। लेकिन जो थिंकर्स हैं, जो जो लोग आज भी पॉलिसी मेकर्स हैं, जो एजुकेशन पे या हेल्थ पर या इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर चिंतित हैं, जो इकोलॉजी को लेकर चिंतित हैं, उनको कभी नहीं लगा ये कि नेहरू का कोई मॉडल गलत था। दुर्भाग्य है कि जो आज की जो पीढ़ी है, उसको मॉडल से कोई मतलब नहीं है। उसे ये मॉडल से मतलब है कि आईफोन का कौन सा मॉडल आया है, गाड़ी का कौन सा मॉडल आया है, तो वो उस मॉडल को ही विकास मानते हैं। वो ये मानते हैं कि दिल्ली से मेरठ पहले सड़क पर 80 मिनट लगते थे पहुंचने हम्म में, और अब आप देखो 1 घंटा 20 मिनट लगते हैं। तो इतनी अच्छी सड़क बन गई है, और उस सड़क पर चलने के लिए वो 100 रुपए टैक्स अलग से दे देते। अरविंद पनगड़िया जी इस चीज का जवाब नहीं दे रहे हैं कि अभी कोई गुजरात में नकली टोल पकड़ा गया, जो 75 करोड़ रुपए टोल वसूल चुका है, जहां पर पीएमओ, सीएमओ, जज से लेकर सब कुछ नकली मिल रहा है।
तो ये कौन सा मॉडल था? नेहरू का मॉडल था कि मोदी का मॉडल है? बिल्कुल सही बात वो है। और यानी जो समसामयिक है, हम अपने समय का सामना नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए पीछे मुड़ के थूक रहे हैं, और बिल्कुल यही है। दुर्भाग्य से वो छींटे उन्हीं के ऊपर गिर रहे हैं, तेजाब हम्म, बन के गिर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। विश्व दीपक, यही लोग आपका कहते हैं कि विकास का मॉडल है। हाँ एक यही है। विकास का मॉडल आपका वो है कि एक फर्जी सड़क पे टोल लगा लेता है और 1.5 साल तक 75 करोड़ रुपए वसूल लेता है। ये नेहरू के समय शायद संभव नहीं था। बिल्कुल। ये मॉडल है इनका। ये तो एक पकड़ा गया है, अभी पता नहीं देश में न जाने कैसे सैकड़ों चल रहे होंगे ऐसे। फौज है बंटी किस बबलियों डेवलपमेंट? की। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि जो नेहरू का सोशलिज्म था वो रिवोल्यूशनरी नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसको इवोल्यूशनरी बोलते हैं। कि वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, भारत की जो आवश्यकताएं थी उसके हिसाब से जो उनका सोशलिज्म था वो इवॉल्व हुआ था। दूसरे देशों की तरह हमने उधार नहीं लिया था, जैसे संविधान उधार नहीं लिया था, वैसे ही हमने सोशलिज्म भी उधार नहीं लिया था। पंकज जी, एक चीज, एक खबर है यूपी की। यूपी की एक खबर क्या है, असल में यूपी में तमाम खबरें हैं और सब पुलिस से जुड़ी हुई है। वो आपने एक खबर पढ़ी होगी जिसमें नेशनल ताइक्वांडो खिलाड़ी जो था जिसकी गर्दन काट दी थी, उसके उसमें, बच्चे। हाँ, जी। उसमें जी। सब इंस्पेक्टर का नाम आया है उसमें। और कुछ जगह ऐसी हैं, 5-6 जगह ऐसी जहां पुलिस वाले पीटे जा रहे हैं। पूरी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो रीढ़ मानते हैं लोग बाबा जी की, वो गायब दिख रही है। हर जगह रीढ़ टूटी हुई दिख रही है, कहीं पुलिस एक्सेस में मार दे रही है लोगों को और कहीं खुद पिट रही है। आप देखिए, रायबरेली में एक फौजी, वर्दी में फौजी को थाने में जिस तरीके से गिरा के पुलिस चौकी इंचार्ज ने मारा, वो आदमी रो रहा था, कह रहा था कि हमने अपने दुश्मनों को साथ भी कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया मेरे साथ जो उन्होंने किया है। वो बोल नहीं पा रहा है। ठीक है। एक एक को वीडियो एक वायरल है सोशल मीडिया पे, एक आईपीएस है, वो साफ साफ एक कोई बर्तन चुराने वाला आदमी है, जिसमें कोई भूख के कारण कि चलो बर्तन बेच के एक बर्तन चुरा लिया था उसने, पॉट, उसके पैर में गोली मार दी। तो उसको कह रहे हैं देखो अभी तो अकेले तेरे पैर में गोली मारी, अगली बार चोरी करेगा तो तेरे सीने मारेंगे ना। उससे साफ साफ लग रहा है कि आपने इंटेंशनली उसके पैर में गोली मारी। एक बहुत गरीब आदमी है जिसने कोई लोटा वोटा टाइप का चुरा लिया था कि बेच के कुछ खाना खा लेगा। सरीला में, हमीरपुर में पत्रकारों को घेर के कमरे में बंद करके न केवल मारा, उनको पेशाब पिलाई, उनके नंगा करके वीडियो बनाए। ये बीजेपी के नेताओं ने किया। तो ठीक बगल वाले जिले में फतेहपुर में एक एएनआई के पत्रकार दिलीप सेन को गोली मार के हत्या कर दी गई। पिछले 3 दिन में 5 जगह ऐसी हुई है जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस को अपराधियों ने पीटा। अभी कल शामली में ये जो ये कंजर के डेरे में छापा मारने गई थी स्पेशल टीम, उसको मारा घेर के। बरेली में पीटा, बरेली में जुआरियों ने मारा। हम्म। रायबरेली में पीटा, संभल में पिटाई हुई, और एक जगह और है। यानी 5 जगह पिछले 3 दिन में पुलिस को घेर के मार। आप सोचो कि पुलिस या तो इतनी निकम्मी है कि या निर्लज्ज है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि 10 बजे के बाद में किसी भी तरीके की आतिशबाजी नहीं चलेगी, लेकिन हम्म। पूरे यूपी में गाजियाबाद नोएडा कमिश्नरेट में असल आतिशबाजी 10 बजे के बाद ही हुई। और आप सड़क पे बिल्कुल। जाके देख लो तो मालूम पड़ेगा कि पुलिस वालों ने हर आतिशबाजी वाले से कितना कितना पैसा वसूला है। इसलिए 10 रुपए की आतिशबाजी 100 रुपए में बिक रही थी। वो कह रहे थे कि पुलिस वाले आधा पैसा ले जा रहे हैं। मेरे खुद के पास व्हाट्सएप मैसेज आए हुए हैं कि आप घर बैठे आपको आतिशबाजी भेज दी जाएगी, आप केवल बताओ कौन सी चाहिए। तो जब पुलिस इन सब कामों में लगेगी, ये असल क्या है कि पुलिस, यूपी की पुलिस का दुर्भाग्य आप देखिए कि वो एक व्यक्तिगत मिलिशिया बन के रह गई है। यति नरसिम्हा गाजियाबाद वाला, जो हजरत मोहम्मद के बारे में अभद्र टिप्पणी करता है, उसको 25 दिन गाजियाबाद पुलिस उत्तराखंड के एक होटल में रखती है, 3 स्टार टाइप के होटल में, और वो वापिस आ गया और फिर से लंपटगिरी शुरू कर दी।
और उसके डासना मंदिर पे प्रदर्शन करने वाले 110 मियाँ भाई अभी तक जेल जा चुके हैं। हाँ, वो बिल्कुल नहीं सही बात गिरफ्तार है। होगा, वो गिरफ्तार भी हुआ। बिल्कुल विशुद्ध। मैं पूछ रहा था, ये जो पंकज जी बता रहे हैं, तमाम स्टोरीज उन्होंने बताई, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यही है इस समय? देखिए, मूल बात ये है कि मैं तो अब इस तरह की पंकज जी जो बता रहे हैं, आप अगर स्टोरी गिनते रहे रोज, तो आपके सैकड़ों पेज भर जाएंगे और आप उसको लिख नहीं पाएंगे। तो स्टोरी क्या ही कहा जाए। बाकी इन्होंने जो है इसको पुलिस स्टेट बना दिया है, ठीक है। और पुलिस हम्म। को जब आप जैसे आप देखिए, आपने अगर लैटिन अमेरिकन जो वो फिल्में होती हैं और या सीरीज होती हैं जो ड्रग लॉर्ड्स वगैरह पे बेस्ड होती है, आप हाँ, उनको हाँ। देखिए। उनको देखिए तो आपको, मैं तो जब भी कभी यूपी में ऐसी घटनाएं होती तो मुझे अक्सर वही एल चापो और पाब्लो एस्कोबार और फिर उनसे लड़ने वाली पुलिस याद आती है। होता क्या है कि जब हम्म। आप पुलिस स्टेट बना देते हैं, पुलिस को आप एम्पावर कर देते हैं, उनको ये थ्रेट नहीं रहता कि हमारे ऊपर एक्शन होगा या लीगल कानून भी कोई चीज है। जो कानून के रखवाले हैं, जब वही कानून तोड़ने लगते हैं ना, तो फिर ये बहुत ही खतरनाक और विभत्स स्थिति होती है समाज के लिए। तो वो वही हो रहा है हमारे सामने। आप देखिए, 4-5 दिन पहले, 6 दिन पहले किसी को, वो एक कौन सा यादव था, वो बिजनेसमैन, उसको उसकी फॉर्च्यूनर में मार करके आप पूरे फॉर्च्यूनर में ही आग लगा दी। हाँ, फॉर्चूनर। उसी में आग लगा दी। हाँ, एक दिन किसी को अरेस्ट किया, वो थाने में ले जाकर उसे इतना पीटा कि वो मर गया, कोई लड़का था उधर का। तो ये बहुत लॉ एंड ऑर्डर ये सिर्फ इनके लिए एक जुमला है, जुमला। उसका इम्प्लीमेंटेशन है, होना चाहिए। ये सब इनका फोकस भी नहीं है और मुझे लगता है कि इसके लिए कैपेबल भी नहीं है। ये बाबा की आखिरी पारी है, वो जो करना, हाँ बिल्कुल कर ले। अच्छा, आखिरी वो, पारी है इनकी। लोग कह भी रहे हैं कि हाँ अगर ये विधानसभा उपचुनाव हार गए तो बाबा जी की विदाई तय है। भाई, बाबा जी की जो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है वो क्या था? वो यही था कि लॉ एंड हाँ। ऑर्डर। वही सबसे खराब है आपका। समाजवादी पार्टी के ऊपर क्या आरोप था कि ये जब लॉ एंड आते हैं ऑर्डर। केवल तो वही है। गुंडे गुंडे ही शुरू हो जाती है। तो आप ये कह कर क्या है कि नहीं भाई, जब ये हम आएंगे तो गुंडई बंद होगी। तो आपने गुंडई बंद करने के लिए क्या किया? आपने अतीक अहमद जैसे 10-15 डॉन को मार दिया, आपने एनकाउंटर कर दिया, हम्म। जनता ने वाहवाही कर दी। आपने कहा कि लॉ हम्म। एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर का जो असर जो है वो कॉमन मैन पे पड़ रहा है, कि बिल्कुल। बिजनेसमैन को फॉर्चूनर सहित जला दे रहे हैं, कोई आके थाने में मर जा रहा है। अभी जैसे पंकज बता थे, किसी को बंद करके कमरे में आप वहां पे पेशाब पिला रहे हैं। और ये घटनाएं हर दूसरे तीसरे दिन होती हैं। तो जो आपका सबसे बड़ा ब्रांड वैल्यू थी, उसी में डेंट पड़ चुका है आपका। इन्वेस्टमेंट आप ला नहीं सकते, उत्तर प्रदेश में ऐसी सिचुएशन नहीं है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो बाकी चीजें, हम्म। यही एक चीज था जिसपे आप है तो काम कर रहे थे, आपकी पॉलिटिक्स चल रही थी। अब दो ही रास्ते हैं कि अब आप अपने लोगों को इजराइल भेजिए वहां पे, और वो वहां पे इजराइल के जो है, वो मैं उनको बोलता हूँ, वो जो शिक्षा कर्मी नहीं निकलते हैं हम लोग क्या, एमपी और यूपी में शिक्षा कर्मी जो भर्ती होती है, तो आप यहाँ से वहां भेजिए उनको, जो गिरमिटियां हैं जाएंगे वहां पे काम करेंगे। बाकी आप यहाँ पे तो बहुत ही यहाँ तो बुरा हालत हाल है ये खराब है, वास्तव बिल्कुल में। सही बात है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज जिस पर पंकज जी ने पूरी बात नहीं बताई, ये ये जो सरीला वाली घटना है, इसमें हुआ क्या विश्व दीपक कि जिन लोगों ने मारा पीटा है वो शेड्यूल कास्ट से हैं और नगर पंचायत अध्यक्ष है उसने गुंडाई की, 4-5 लोगों को और बुलाया, और जिन लोगों को मारा पीटा है वो दोनों पत्रकार ब्राह्मण हैं। और काउंटर में SC ST एक्ट भी लगा दिया, शराब पेशाब पिलाई, मारा पीटा, नंगा किया, और इसके बाद उनके खिलाफ SC ST एक्ट भी लगा दिया। सवाल ये है कि क्या ये SC ST एक्ट का दुरुपयोग करेंगे अब, या और भी हो रहा है? आपके सामने और भी घटनाएं आती हैं? देखिए, एक चीज है इसमें, ये मुझे नहीं पता था कास्ट क्या है, किसकी क्या कास्ट है, विक्टिम की और अक्यूज की क्या कास्ट है। लेकिन एक चीज ये भी सच है समाज में कि ब्राह्मण हेट्रेड बहुत गहरी हो चुकी है। ठीक है, हम्म। ये बात भी सच है। और ये हेट्रेड इस लेवल पे है कि वो लिंचिंग हो जाएगी आपकी, वो सिर्फ आपके नाम पे मार देंगे आपको, वो आपसे पूछेंगे नहीं, बाद में मार। जैसे मुसलमानों के लिए क्या हो रहा है कि वो मुसलमान नाम सुन करके और उसकी नाम से पहचान देख के वो आपको मार देंगे, जो हम्म। हिंदुत्व के साथ जो अलाइंड लोग हैं। तो ऐसे ही हो गया हम्म। ये ब्राह्मण हेट्रेड के लिए। इस इशू ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इसको इस पे बात होनी चाहिए। ये बात, अब मुझे उनके बीच के क्या केस है मुझे नहीं मालूम, इंटीग्रिटी क्या है उनके बीच के अंदर के, क्या कहानी है नहीं मालूम। लेकिन ये बात भी सही है कि ये ब्राह्मण हेट्रेड बहुत समाज में गहरी हो चुकी है, बहुत गहरी हो चुकी है।
और उस मैं देखता क्षेत्र हूँ में अक्सर कि वो लोग एनिहिलेशन की लाइन पे बात करते हैं, जो पेरियार करता था। देखिए, पेरियार एक मतलब जो पेरियार वाली लाइन थी, इनको खत्म करो, इस लेवल पे थिंकिंग है। मुझे लगता है कि इसको एड्रेस करना पड़ेगा। ये समाज, ये चीजें सामने होंगी। आप देखिए बहुत सारे, मैंने अभी देखा हाल फिलहाल 3-4 सालों में, बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स पैदा हो गए जो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों की बात करते हैं। वॉइस ऑफ ब्राह्मण या पता नहीं तमाम कौन कौन शर्मा वर्मा लोग हैं, वो सिर्फ दिखाते हैं कि ब्राह्मणों पे कितना अत्याचार हो रहा है या क्या हो रहा है, ये कैसे हुआ है, ये क्यों हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात महसूस की जा रही थी, और एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग हमने खुद देखा है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि वो उसकी जरूरत नहीं, जरूरत है समाज में, लेकिन उसका दुरुपयोग ना हो, ये भी सुनिश्चित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। पंकज जी, आपको क्या लगता है, ये इसमें आपकी राय जानना जरूरी है, ये SC ST एक्ट का असल दुरुपयोग में बढ़ कि गया? देखिए, एक चीज है कि हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है, उसके बाद में SC ST एक्ट का उतना दुरुपयोग नहीं हो पा रहा। उसके अंदर कई चीजें थी कि जब तक आप पब्लिकली किसी को इंटेंशनली जात के कारण नहीं करते तो आप तक SC ST एक्ट नहीं लगा सकते। और इस केस में यदि लीगली वो लोग करेंगे तो उसको चैलेंज होगा। लेकिन मैं आपको मेरा अपना अनुभव बताऊं, बुंदेलखंड में सामंतवाद जो है, अखिल राजपूत या ब्राह्मण की बपौती नहीं रहा है हमारे। यानी मैं आपको आज से 35 साल पहले की बात बता रहा हूँ। महोबा के आसपास, यहाँ की जो ये सरीला की घटना, उसके आसपास इलाके में एक लाली चमार की गैंग फरार हुई। अच्छा। वो 9-10 अहिरवार लड़के थे वो, और 2 12 बोर रखे थे, बाकी उनके पास में भरमार भरमार थी। तो वो लोग क्या करते थे कि अकेले ब्राह्मण के घर जाके डकैती डालते थे, और वहां पे अकेले डकैती में डालते थे। डालने के बाद में उनको पीटते थे और फिर पैर धो के अपना पानी पिलाते थे। उफ। तो ये जो घटनाएं बुंदेलखंड में कोई बहुत नई नहीं है। जिसको जब दम मिला तो वो वहां सामंत हो गया है। बिल्कुल। तो ये यानी बुंदेलखंडी ठसक में सामंतवाद है। आप वहां पे यहाँ देख लो, कई जगह आपको कुर्मी सामंत मिलेंगे, कहीं आपको लोधी सामंत मिलेंगे, और अहिरवार और खंगार भी मिलेंगे सामंत। है ना, जिसको जहां मौका मिलता है, जहां पे उसका बाहुबल बढ़ जाता है, तो वो यानी आमतौर पर अब राजपूत और ब्राह्मण तो बेचारे पीछे रह गए हैं। उनकी ज्यादा कुटाई हो रही है वहां पर, इसको कहना चाहिए। जब से जो जंगल के डकैत भी खत्म हो गए अब। तो पहले तो क्या होता था कि जंगल के डकैतों में मूल रूप से ब्राह्मण और राजपूतों का जोर हुआ करता था, थोड़ा भय का माहौल रहता था। उसके बाद में अब अर्बन गैंग्स भी बुंदेलखंड में खत्म हो गई है। अब क्या है कि मतलब ये छोटे कि छोटे स्तर पर मतलब ये कि ईदर ऑफ द वे ये शोषण प्रवृत्ति हो है, गई, ईदर ऑफ द वे शोषण प्रवृत्ति हो है। गई। या तो ब्राह्मण हाँ, करेंगे, जो और ब्राह्मण कमजोर पड़ेगा तो वो सर्वाइवल शोषण। ऑफ द बेसिकली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। देखिए वहां पर आपके पास में जीने के बहुत ज्यादा साधन नहीं है। आपके पास जीने के क्या साधन है? आप या तो छोटी सी दुकान करते हो। पूरे बुंदेलखंड का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। बुंदेलखंड में क्या होता है, पहले मुख्य सड़क पे आपका घर होता है, फिर आपके घर में 2-3 लड़के हो जाते हैं, तो एक लड़का बड़ी मुश्किल से कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट नौकरी करने लगता है, बाकी एक ठलुआ रहता है और एक किसी नेता का छिलग्गू बना रहता है। फिर अब भैया की शादी करनी है तो आगे वाला घर तोड़वा के 2 दुकान बन जाती है। एक दुकान के अंदर किराने की, कच्चा बनियान की दुकान लग जाती है, दूसरी दुकान किराए पे उठा दी जाती है। तो उससे भैया क्या होता है, जमींदार भी हो जाते हैं, दुकानदार भी हो जाते हैं, तो उनकी सगाई हो जाती है। सगाई हुई, मोटरसाइकिल हो गई, ब्याह हो गया। उसके बाद में फिर क्या होता है, धीरे धीरे अपनी दुकान का सामान ही अंदर खर्च होने लगता है। उसके बाद फिर दोनों दुकान किराए पे चल जाती है। फिर ये जो भैया बैठे रहते हैं, एक भैया पहले ठल हुआ तो एक भैया और हो गए, तो दोनों भैया यही करते हैं। किसी का पोस्टर फाड़ेंगे अपना लगाएंगे, किसी की माँ बहन करेंगे अपनी करवाएंगे, 2 दिन थाने जाएंगे, तीसरे दिन फ्लैक्स बैनर लगवाएंगे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ के साथ में, और मुंह में पान चबाए अपना फोटो होगा, छठ की बधाई। तो उसके बाद थोड़ी दलाली शुरू हो जाती है उनकी। पूरे बुंदेलखंड का स्ट्रक्चर यही है। वहां पे आपकी आपकी बात न्यूसेंस सही है, पर वैल्यू जो है। विश्व दीपक कह रहे हैं, ये अगर ये मतलब किसी भी वर्ग के, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के अगर एनिहिलेशन की बातचीत चल रही है, अगर उस लाइन पर लोग सोच रहे हैं, तो ये सच में बहुत खतरनाक है। और ये किसी भी हाल में समन्वय नहीं बनने देगा समाज में। ब्राह्मणों में, जैसे इन्होंने कहा कि ब्राह्मणों में भी कई वर्ग खड़े हो गए, ब्राह्मण सेना, वॉइस ऑफ ब्राह्मण और तमाम चीजें खड़ी हुई। ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये मुझे तो लगता है, जैसा कि विश्व दीपक बता रहे हैं, मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक प्रतिक्रिया है, सामाजिक प्रतिक्रिया है।
देखिए नहीं, बहुत सामाजिक सारी प्रतिक्रिया आपको देखिए, सॉरी, सामाजिक प्रतिक्रिया जब शुरू हुई, जब DS4 आंदोलन मजबूत हुआ, मायावती मुख्यमंत्री बनी और दलितों को एक आवाज मिली। आपको बता दूं कि चलो, ये तो चूंकि पत्रकार की घटना थी, सरीला की सबने पढ़ी। पूरे बुंदेलखंड में 5 घटनाएं कम से कम मैं पढ़ चुका हूँ कि दिल्ली से जो शेड्यूल कास्ट थे कमा के घर गांव गए, तो वहां के उनके लतियाए गए, उनके पैसे छुड़ा लिए गए। ठीक है। तो ये चलो बहुत ही जब तक हम वहां पर लोगों को जागरूक नहीं बनाएंगे। देखिए, राजनीतिक जागरूकता तो आ गई, मायावती के नाम पे वोट देने लगे, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर लोग, एक अलग लुच्चों का गिरोह एक तैयार हो गया है। ठीक है। अब हम यानी आप देखिए, हो क्या रहा है कि जो 70 साल पहले, 80 साल पहले अमेरिका में हुआ था कि अलग अलग लोगों के अपने मिलिशिया बन गए थे, हम सब लोग ये जो सेना बना रहे हैं, ब्राह्मण सेना और ये ब्राह्मण की आवाज, ये सब भी अपने अपने मिलिशिया गठित करना चाहते हैं। जैसे करणी सेना बन गई। करणी सेना क्या है? रायबरेली में फौजी को मारा गया, होना यह था कि समाज खड़ा होता, लेकिन वहां करणी सेना थाने में प्रदर्शन करने गई। ये क्या है करणी सेना? चंद्रशेखर आजाद क्या है? कौन सी आइडियोलॉजी है उनकी? एक मिलिशिया ही तो है ये। चंद्रशेखर आज कह रहे हैं कि वो जिस रेलगाड़ी में जा रहे थे उसमें पत्थर मार दिए गए, लेकिन जो उन्होंने अपना संगठन बनाया उसी का नाम भीम आर्मी रखा था। वो खुद हिंसक गतिविधियों में शामिल था। जाहिर है। आप कुछ कह रहे थे विश्व दीपक? हाँ मैं ये कह रहा एनिहिलेशन था की बात कि पर। जी। हाँ मतलब मैं ये कह रहा था कि ये जो दौर है ना, ये दौर है हम्म। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का। तो पॉलिटिक्स में भाई आपकी पहचान चल रही है, आपकी जो पहचान है आप उसी पे बात करते हैं, उसी ग्रुप को एड्रेस करते हैं, आप उससे ऊपर मनुष्य के रूप में खुद को ना सोचने के लिए तैयार है, ना समझने के लिए तैयार है। और आपके नेता चाहते भी नहीं है, आपके नेता चाहते हैं कि आप भेड़ की तरह उनके पीछे लगे रहें। तो ये मसला है पूरा। और दूसरी बात ये है कि ये जो क्या है कि बात है पॉपुलेशन की। ये जो नारा है आप देखिए, ये बातें अभी हो नहीं रही हैं, या हम लोग बहुत ठीक से इसको किसी समझ के तहत नहीं करते हैं, नहीं उठाते हैं मुद्दों को, क्योंकि मानते हैं कि हमारे समाज को ठीक होना चाहिए। और लेकिन आप देखिए मुद्दा क्या है। आप कहते हैं कि हमारे देश में फांसीवाद है, फांसीवाद है, फांसीवादी प्रवृत्तियां कहाँ से आ रही हैं? क्योंकि जिसका जितना बड़ा ग्रुप है वो उतना ही बड़ा फांसीवादी है। हाँ, जिसका ग्रुप है, जिसकी आबादी ज्यादा है। तो ये जो नारा है मूल में ना, प्रॉब्लम इसके इसके थॉट में है, मूल में है। क्योंकि जिसकी एक जितनी समय पे संख्या हम भारी उतनी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसकी भागीदारी, एग्जैक्टली प्रॉब्लम इस स्लोगन में है। क्योंकि एक समय हमने तय किया कि हमारी आबादी चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, हम बराबर हैं। ये तो अफर्मेटिव हम एक्शन कानून के की लिए है ना, लेकिन हम विश्व कानून दीपक की ये तो नजर में बराबर हैं। जो हमारे पीछे छूट गए उनको हम आगे लाएंगे। लेकिन आज क्या हो हम्म। गया है? आज ये हो गया है कि अगर हमारी आबादी ज्यादा है तो हम गुंडे ही करेंगे। हम हम्म। कानून को, पुलिस को, पॉलिटिक्स को अपने मन मुताबिक मोल्ड करेंगे। हमारी आबादी है तो हम हिंदी को दिन भर गाली देंगे। हमारी आबादी है तो हम ब्राह्मणों के एनिहिलेशन की बात करेंगे। हमारी आबादी ज्यादा है तो हम चमारों को घुसने नहीं देंगे जहां यादवों की आबादी ज्यादा है। हमारी आबादी ज्यादा है जहां मुसलमानों की, वहां पे शरिया लगाएंगे। ये मजाक नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में चल रहा है। जहां उनकी आबादी ज्यादा है वो शरिया कानून चलाते हैं, वहां पे वो कोर्ट लगाते हैं, वो पिटवाते हैं लोगों को, हफ्ता वसूलते हैं। तो ये जो थॉट है ना, ये इस थॉट में प्रॉब्लम है। लेकिन दिक्कत ये है कि इसको एड्रेस करने वाले ना पॉलिटिशियन है, ना किसी के अंदर उतना ताकत है, करेज है, मोरालिटी है। और चीजें ऐसे चल रही हैं और अभी चलेंगी। यानी कि मतलब जो भी वर्ग जितना मजबूत हो जा रहा है पंकज जी, जिसके पास जितनी ताकत और संख्या आ जा रही वोट की है, ताकत है और और क्या। और जो जितना बड़ा नहीं, वोट अकेले बैंक वोट बन की जा रहा है ताकत वो। नहीं है। जी जी अकेले जी। वोट की ताकत नहीं। आप बताइए, क्या कांवड़िए जब एक साथ इकट्ठे होते हैं, वो जो हाँ लुच्चे बिल्कुल। करते हैं, वो वोट की ताकत नहीं होती है वो। बिल्कुल होती है। या ये आप देखिए कि ये इवन आप मियाँ भाई को भी देखिए, जिस दिन 12 वफात और उसका जुलूस निकालते हैं, तो बिल्कुल। या वो लुच्चे ही करते हैं। हाँ वही। ये जो शक्ति प्रदर्शन का तरीका है किसी का भी, इस पे हम्म। रोक लगानी चाहिए। दूसरी चीज है कि देखिए, जब तक हम डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स पे नहीं आएंगे, जब तक हम ये सवाल नहीं करेंगे कि कल मैंने एक क्लिपिंग शेयर की थी कि महाराष्ट्र के 12 नेताओं की
मंत्री होते हुए, ये चोरी की सरकार है उसके मंत्री, उनकी पिछले 5 साल में कुछ की आय 235 गुना बढ़ी। % बढ़ तो गई, बिल्कुल। हम अपने नेता से ये क्यों नहीं पूछते कि भाई मेरी आय तो 100% घट गई, मैं तो कर्ज में दब गया, तेरी 235 कैसे बढ़ी, इसका तरीका भी हमको सिखा दे। लेकिन हम क्या वोट देंगे, ये मेरी जात का है, मेरे धर्म का है, इसमें मेरे को पौवा और बांटा। मजे की बात देखिए कि जब वही नेता वोट मांगने जाता है तो क्या बोलता है, महंगाई बढ़ गई है और हम इसको कम करेंगे, हम इसको कम करेंगे, जिसकी संपत्ति 235% बढ़ चुकी है। 200 तो देखिए, जब तक हम देखिए राजनीति बहुत परिपक्वता के दौर में है। एक बड़ा वर्ग तैयार हो रहा है जो सवाल पूछना चाहता है, ठीक है, और उसके जवाब में हमारे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अर्बन नक्सल है। अर्बन नक्सल वो किसको कह रहे हैं? जो सवाल उठा रहे हैं, जो व्यवस्था का सवाल उठा रहे हैं, जो आपकी नियत पर सवाल उठा, वो सब अर्बन नक्सल है। लेकिन यदि हिमंता शर्मा विश्वास माइक लेके सांप्रदायिक सीधे भाषण देता है, उस पे आपको कोई आपत्ति नहीं। और दुर्भाग्य आप देखिए, यानी हम इन किन संस्थाओं की बात करें, हिमंता का भाषण तो ठीक है, ठीक जिस दिन भाषण देता उसके अगले दिन देश के सभी अखबारों के पहले पन्ने पे हिमंता शर्मा और नरेंद्र मोदी का विज्ञापन सरकारी पैसे, असम सरकार के पैसे से छपता है। बहाना केवल होता है कि असम को शास्त्रीय भाषा का दिया तो उसका धन्यवाद कर रहे हैं। वास्तव में वो एक हिंदी में छपे विज्ञापन, वो एक झारखंड को एड्रेस करने के लिए, ठीक है। तो जब हम राजनीति के इस दौर में किसी को शर्म नहीं आ रही है, हमारा प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर अपने नेता को ये नहीं कहता कि आप गलत बात कह रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए चुनाव में, झूठ बोल रहे वो हो, उसको उत्तेजित कर रहे हैं, है ना। तो आप बताइए कि वो अर्बन नक्सल, आपसे पूछा गया, बताओ ना भाई अर्बन नक्सल कौन है, तो आपने ऑफिशियल बोला कि हमारे पास प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं, अर्बन नक्सल कौन है। अर्बन नक्सल उनकी निगाह में केवल वो है जो सवाल उठाए। हमारे सवाल क्या है? हमारे सवाल विकास को लेकर है। हमारे सवाल है कि राजनीति जो है, हम डेवलपमेंटल मुद्दे पे क्यों नहीं करते? जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी इतनी भागीदारी के लिए बात करते हैं। यदि मैं एक सड़क बनाता हूँ, मैं एक स्कूल बनाता हूँ, मैं एक अस्पताल बनाता हूँ, मैं एक रेल चलाता हूँ, तो उसके अंदर तो सभी बैठते हैं, उसका सभी इस्तेमाल करते हैं। मेरी राजनीति उस पर क्यों ना हो? मायावती ने कितने दलितों का भला कर दिया यूपी में। मायावती से भला पाने वाले लोग तो फिर सतीश मिश्रा ही थे। बातचीत ये चल रही है कि आप चीजों का दुरुपयोग मत करिए, ना सत्ता का दुरुपयोग करिए और ना ही आपके जो हिस्टोरिक जातिगत जो आपका शोषण हुआ है उसका बदला मत लीजिए। रिवेंज की जरूरत नहीं है। जब एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, विश्वदीपक ने बात बोली, हम विश्व दीपक की बात कर रहे हैं कि हम तो यहाँ पे इंसान होके बात कर रहे हैं, हमारे पीछे कुचल्ला क्या लगता है, हमें उसके रूप में बात नहीं कर रहे हैं। अब इसको यही खत्म कर दें, ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू पंकज, थैंक यू विश्व दीपक।